हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का एमसीक्यूज का वीडियो नंबर 5। तो बेटे ये क्लास 12th का केमिस्ट्री का बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो नंबर 5 है। और इससे पहले 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप क्लास 12 के एमसीक्यूज के सभी वीडियोस को देख सकते हो और समझ सकते हो, जो बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करने हैं विद्युत रसायन के एमसीक्यूज, यानी जो आपका तीसरा यूनिट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। उस तीसरे यूनिट का नाम है विद्युत रसायन, या आप उसे विद्युत रसायन भी कह सकते हो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कह सकते हो। तो आज हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज करने हैं, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, या बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि आप अपने पास एक नोटबुक लेकर बैठोगे और नोटबुक में नंबर डालकर रखोगे 1 2 3 4, और अपने उत्तर लिखते जाओगे ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। यदि आपका उत्तर सही है तो आप राइट का निशान लगाओगे, और यदि गलत है तो क्रॉस कर दोगे, क्रॉस का निशान लगा के सामने सही उत्तर आप लिख दोगे, जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको चैट बॉक्स में अपने उत्तर लिखते जाना है और देखना है कि दूसरे बच्चे क्या उत्तर लिख रहे हैं और आप क्या उत्तर लिख रहे हो। और तीसरा काम आपको ये करना है कि आपका जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, सभी क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको एक कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिससे मैं देख सकूं कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी काफी हद तक अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो अब भी समय है हमारे पास सुधरने का। इसलिए हमें मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहला क्वेश्चन है N/50 KCl विलयन की 25 डिग्री C पर विशिष्ट चालकता 0.002765 मोहो सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम है, तो सेल स्थिरांक पाई क्या होगा। पाई का मान इन्होंने पूछा है, सेल स्थिरांक का मान बताओ, कैलकुलेट करो कि पाई कैसे कैलकुलेट होगा। ए दे रखा है 0.533 सेंटीमीटर इनवर्स, बी दे रखा है 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स, सी दे रखा है 2.212 सेंटीमीटर इनवर्स, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। कैलकुलेट करो और अपने उत्तर लिखो अपने नोटबुक पर भी और अपने चैट बॉक्स में भी, दोनों जगह उत्तर लिखो कि सही उत्तर क्या है। कैलकुलेट करो। N/50 KCl, N/50 से हमें कोई लेना देना नहीं है, यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 25 डिग्री C पर, 25 डिग्री C से कोई लेना देना नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विशिष्ट चालकता की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता जिसे आप लिखते हो कप्पा, क्या लिखते हो कप्पा। कप्पा इन्होंने दिया है 0.002765, ठीक है। इसने मोहो सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, और आर का मान प्रतिरोध भी दिया है इन्होंने 400 ओम। कितना दिया है? 400 ओम। तो आपको बताना है सेल नियतांक पाई। तो यदि आपको सेल नियतांक बताना है तो आपको आर की मल्टीप्लाई कप्पा में करनी होगी। आर और कप्पा का मल्टीप्लाई करना होगा। आर हमारे पास कितना है? आर है हमारे पास 400 ओम, और कप्पा कितना है? 0.002765। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.106 और सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारा आंसर है। अब देख लो कौन सा है सही आंसर, कौन सा है? बी। तो पहले का सही उत्तर क्या है? बी है।
यहां से हम लिख लेते हैं कि पहले का, यहां से लिखते हैं पहले का सही उत्तर क्या है, बी है। अब देख लो आपने सही करा है या गलत करा है। ठीक है बेटे, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। ऑप्शन ए दुर्बल विद्युत अपघटय, ऑप्शन बी प्रबल विद्युत अपघटय, ऑप्शन सी विद्युत अपघटय, ऑप्शन डी उत्प्रेरक। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, किसके विलयन की चालकता बहुत अच्छी होती है, ये पूछा गया है। भाई दुर्बल विद्युत अपघटय तो आपको पता है, आपने उत्तर लगा दिया क्या अपना? आप जल्दी जल्दी उत्तर लिखो चैट बॉक्स में भी और अपनी नोटबुक में भी लिखो उत्तर, फिर मैं बताता हूं कि अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ कौन से होते हैं। लिख लिया बेटे उत्तर? देखो इसका सही उत्तर होगा बी। दूसरे का सही उत्तर बी है। बी क्या है? बी है प्रबल विद्युत अपघटय। अब इसका उत्तर प्रबल विद्युत अपघटय इसलिए है कि प्रबल विद्युत अपघटय वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर बहुत अधिक मात्रा में और बहुत अधिक वेग से आयनों में टूटते हैं। जो प्रबल विद्युत अपघटय होगा वो या तो प्रबल अम्ल होगा, या तो प्रबल क्षार होगा, या फिर वो कोई सा लवण होगा। इन तीनों में से कोई सा भी पदार्थ यदि आपके पास है तो आप उसे कहते हो प्रबल विद्युत अपघटय। और प्रबल विद्युत अपघटय क्या करता है? पानी में घुलकर बहुत ज्यादा मात्रा में यानी ज्यादा प्रतिशतता में यानी ज्यादा परसेंटेज में आयनों में टूटता है और अधिक वेग से भी टूटता है, जिससे उस विलयन के अंदर मुक्त आयनों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। और यदि किसी विलयन में मुक्त आयनों की संख्या बहुत अधिक होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसमें करंट के कैरियर्स यानी आवेश को प्रवाहित करने वाले मुक्त आयनों की संख्या यदि ज्यादा होगी तो आवेश बहुत अच्छा प्रवाहित होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस विलयन का चालकत्व या चालकता या कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? प्रबल विद्युत अपघटय। ऑप्शन ए दे रखा है दुर्बल विद्युत अपघटय। दुर्बल विद्युत अपघटय तो बहुत कम आयनों में टूटता है, बहुत कम मात्रा में टूटता है और कम वेग से टूटता है। इसका मतलब उसमें विलयन जब आप किसी दुर्बल विद्युत अपघटय का तैयार करोगे तो उसमें मुक्त आयनों की संख्या बहुत कम होगी, और जब उसमें मुक्त आयनों की संख्या बहुत कम होगी तो करंट को ले जाने वाले एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम होंगे, और जब करंट के कैरियर्स बहुत कम होंगे तो उसकी चालकता तो अच्छी हो ही नहीं सकती है, उसकी चालकता तो बेकार होगी। सी दे रखा है विद्युत अपघटय। भाई विद्युत अपघटय के विलयन की चालकता या चालकत्व अच्छा होता है, पर वो विद्युत अपघटय कौन सा है इस बात पर भी तो निर्भर करता है कि वो प्रबल विद्युत अपघटय है या दुर्बल विद्युत अपघटय है, इस बात पर तो निर्भर करता है। और डी दे रखा है उत्प्रेरक। भाई उत्प्रेरक का तो यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये उत्प्रेरक पता नहीं कहां से घुसा दिया इन्होंने, उत्प्रेरक को चालकता से तो कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है बेटे, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है विशिष्ट चालकता की इकाई है। विशिष्ट चालकता की इकाई बतानी है हमें, क्या है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ विशिष्ट चालकता की इकाई। इसे याद कर लो या समझ लो, आपकी मर्जी है। विशिष्ट चालकता मीन्स कप्पा। विशिष्ट चालकता मीन्स कप्पा। कप्पा की इकाई बतानी है, कप्पा की यूनिट क्या होती है। ठीक है, लगा दिया आपने आंसर? एबीसीडी में से क्या सही है बताओ, उत्तर लिख दिया। देखो कप्पा जो है वो रोहो का उल्टा होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। यदि आपको रोहो का मात्रक पता है यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पता है तो उसका मात्रक का आप इनवर्स कर दो, व्युत्क्रम कर दो, तो आपके पास विशिष्ट चालकता का मात्रक आ जाएगा। अब देखो आपने फिजिक्स में भी एक फार्मूला पढ़ा होगा, आर इज इक्वल टू रोहो एल अपॉन ए, पढ़ा था ना फार्मूला फिजिक्स में, आर इज इक्वल टू रोहो एल अपॉन ए। आर क्या है? रेजिस्टेंस, जिसे आप कहते हो प्रतिरोध। यह प्रतिरोध किसी विद्युत अपघटय के विलयन का भी हो सकता है या किसी सुचालक तार धातु के तार का भी हो सकता है। रोहो का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब एकांक आयतन का प्रतिरोध, एकांक आयतन में उपस्थित धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है उसे कहते हैं रोहो। एल का मतलब लंबाई, चाहे वो विलयन की लंबाई है, बर्तन की लंबाई है या आपके सुचालक तार की लंबाई है। ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहां से यदि आप रोहो का फार्मूला बनाते हो तो आर ए अपॉन एल ही तो बनेगा, आर ए अपॉन एल बनेगा ना रोहो का फार्मूला। तो यदि मैं कहूं चलो मात्रक बताते हैं, इसका क्या मात्रक होगा। आर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्षेत्रफल का क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता हूं मैं यहाँ। और लेंथ का क्या होता है? लंबाई का सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से एक घात तो कट जाएगी ना।
तो रोह का मात्रक यहां हमें प्राप्त हुआ ओम सेंटीमीटर। ठीक है। अब यदि मैं कहूं कि हमें तो रोह का मात्रक पूछा ही नहीं गया था, हमें तो विशिष्ट चालकता कप्पा का मात्रक पूछा गया था जो रोह का उल्टा है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि कप्पा कप्पा का मात्रक, कप्पा का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा का मतलब ये 1/रोह सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसे आप कह सकते हो 1/ओम सेंटीमीटर। ये क्या है, ओम, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो आप, कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कौन सा है, कौन सा है, देखो सी ऑप्शन देखो, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, एक ही तो बात है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कह दो या सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स कह दो। तो तीसरे का सही उत्तर है सी। यहां लिखते हैं तीसरे का सही उत्तर सी है। आप देख लो आपने क्या उत्तर लगाया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपकी स्क्रीन पर, विलियन जिसमें प्रति लीटर 2.54 ग्राम कॉपर सल्फेट उपस्थित है, एक विलियन है उसमें 2.54 ग्राम क्या है, कॉपर सल्फेट उपस्थित है, कि तुल्यांकी चालकता 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, तुल्यांक इनवर्स है, इसकी चालकता होगी, इसकी चालकता बतानी है हमें, क्या बतानी है, चालकता। करो जरा कैलकुलेटर, उत्तर लगाओ अपना, क्या लगाओगे आप उत्तर, चैट बॉक्स में भी लिखो और अपनी नोटबुक में भी लिखो। बताओ क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें बतानी है चालकता, क्या बतानी है, चालकता बतानी है। तो चालकता निकालने का तरीका है कप्पा, यदि आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, तुल्यांक की चालकता लैम्डा ई क्यू का मल्टीप्लाई करोगे सी से। सी का मतलब है तुल्यांक प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब, सी का मतलब क्या होता है कि एक घन सेंटीमीटर में कितने तुल्यांक है, एक घन सेंटीमीटर में कितने तुल्यांक हैं। तुल्यांक की चालकता कितनी दी है, तुल्यांक की चालकता इन्होंने दी है 91, ये तो 91 लिख दिया। और यदि आपको तुल्यांक प्रति घन सेंटीमीटर निकालने हैं तो आपको ऊपर तो लिखना पड़ेगा भार और नीचे लिखना पड़ेगा तुल्यांकी भार और गुणा करनी पड़ेगी 1000 से। ठीक है, देखो 91, भार कितना दिया है इन्होंने, भार इन्होंने दिया है 2.54 ग्राम, और तुल्यांकी भार निकालना है तो अणु भार को आप m से भाग करोगे। कॉपर सल्फेट का अणु भार 159 भाग कर दी 2 से, क्योंकि कॉपर सल्फेट जब भी आयनों में टूटता है तो उसके ऊपर धनावेश भी 2 आता है, Cu डबल पॉजिटिव, और ऋण आवेश भी 2 ही आता है, और गुणा करनी है कितने से, 1000 से। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2.9 गुणा 10 की घात -3, 2.9 गुणा 10 की घात -3, और मात्रक होगा इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो आपका उत्तर कौन सा सही है, फोर्थ का। फोर्थ क्वेश्चन का सही उत्तर है कौन सा है, 2.9, ए है। तो फोर्थ का सही उत्तर है ए, फोर्थ का सही उत्तर क्या है, ए है। ठीक है बेटे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देखो, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, नंबर ए धातु की प्रकृति पर, नंबर बी विलयन के ताप पर, नंबर सी विलयन की मोलरता पर, नंबर डी ये सभी। बताओ आपके हिसाब से सही उत्तर क्या होगा। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है, बताओ, लगाओ जल्दी जल्दी, चैट बॉक्स में लिखो, अपनी नोटबुक में भी लिखो। पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है बेटे, पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर है ये सभी, यानी डी। इन सभी बातों पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि आपने कौन सी धातु का प्रयोग किया है, और विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है कि आपने ताप कितना रखा है, और विलयन की मोलरता यानी सांद्रता पर भी निर्भर करता है। इन तीनों बातों पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, डी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो जरा। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है, इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन ए
धातु की प्रकृति एवं इसके आयनों पर निर्भर करता है, बिल्कुल। आप लिखो उत्तर क्या होगा। बी, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर। सी, दाब पर। डी, ताप पर। इन चारों में से किस चीज पर इलेक्ट्रॉन विभव निर्भर नहीं करता है, बताओ। जल्दी जल्दी लिखो चैट बॉक्स में कि इलेक्ट्रॉन विभव इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। लिख दिया बेटे उत्तर। बेटे इलेक्ट्रॉन विभव निर्भर नहीं करता है दाब पर, तो छठे का सही उत्तर होगा सी। छठे का उत्तर क्या होगा, सी होगा। छठे का उत्तर क्या होगा, सी होगा, दाब पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आते हुए देखो, 7वां क्वेश्चन क्या है और अपने उत्तर लिखो। धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है वह है। कौन सी धातु है जो HCl से हाइड्रोजन को नहीं हटा सकती है, वो कौन सी धातु है। जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। कौन सी धातु है जो HCl से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। लिख दिया आपने आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान रखो। ऐसे ऐसे आते हैं क्वेश्चन पेपर में कि इनमें से कौन सी धातु है। कौन सी धातु है, कॉपर। कौन सी धातु है, कॉपर। क्यों है। 7वें का सही उत्तर क्या है, बी है। आप देखो आपने क्या उत्तर लिखा है 7वें का। सही है तो राइट का निशान लगाओ, गलत है तो क्रॉस करके बी लिख लो उसके आगे, और मुझे बाद में बता देना कि कितने उत्तर आपके सही हुए हैं। देखो आपको पता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होती है ना, वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती है, और हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होगी तो अम्ल से और जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। अब यदि आप जिंक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को देखते हो तो ये तीनों धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इनका इलेक्ट्रॉन विभव हाइड्रोजन से कम है। इनका इलेक्ट्रॉन विभव यदि हाइड्रोजन से कम है, या ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई हैं, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं। और यदि ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है तो चाहे तो कोई अम्ल हो, अम्ल में भी हाइड्रोजन होता है, और चाहे तो जल हो, जल में भी हाइड्रोजन होता है। तो अम्ल व जल दोनों से ये H2 मीन्स हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती हैं। ठीक है। और जबकि यदि कॉपर की बात करते हो तो कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे रखा हुआ है, और यदि कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, या यूं कह दो कि कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसका मतलब साफ है कि कॉपर हाइड्रोजन के मुकाबले कम क्रियाशील है। जब कॉपर हाइड्रोजन के मुकाबले कम क्रियाशील है तो इसका मतलब कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता है। जो अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को हटा सकता है, चाहे तो वो धातु हो, चाहे तो वो अधातु हो, और चाहे तो वो कोई धातु हाइड्रोजन को हटाना चाह रही हो। अधिक क्रियाशील ही हटा सकता है, कम क्रियाशील को। पर यदि हम बात करते हैं कि कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को हटा देगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है बेटे, कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को नहीं हटा सकता है। तो यहां सही उत्तर क्या है, कॉपर है। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते हुए 8वां क्वेश्चन देखो जरा। 8वां क्वेश्चन है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, कौन सी धातु है। CuAgAlPt। कौन सी धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगी। भाई धातु की तो आदत ही होती है ऑक्सीकृत होने की, क्योंकि धातुओं की आदत क्या होती है, धातु उसे कहते हैं जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन छोड़ने की हो, इलेक्ट्रॉन त्यागने की हो, इलेक्ट्रॉन निकालने की हो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की हो। और जब किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो समझो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये जो 8वें क्वेश्चन में धातुएं दे रखी है CuAgAlPt, ये सभी धातु हैं, तो सबका नेचर इलेक्ट्रॉन निकालने का होगा। पर इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। वो धातु जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर रखी होगी, और इन चारों में सबसे ऊपर रखा हुआ है एल्यूमिनियम। क्या रखा है, एल्यूमिनियम। और जब चारों में सबसे ऊपर एल्यूमिनियम रखा है तो एल्यूमिनियम या तो यूं कह दो कि सबसे ऊपर रखा है, या फिर यूं कहो कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है, यानी सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, ऐसा भी आप कह सकते हो। और जब सबसे ऊपर है या इसका इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है या सबसे अधिक ऋणात्मक है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है। और एल्यूमिनियम यदि इन चारों धातुओं में सबसे ज्यादा क्रियाशील है, तो धातु की क्रियाशील तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने की टेंडेंसी से कैलकुलेट करते हैं हम, कि कौन सी धातु कितनी सरलता से इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है। जो धातु जितनी सरलता से इलेक्ट्रॉन छोड़ती है उस धातु को उतना ज्यादा क्रियाशील माना जाता है।
और इन चारों में एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को सबसे आसानी से छोड़ देगा, और इलेक्ट्रॉन को सबसे आसानी से छोड़ेगा, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन सबसे इजीली हो जाएगा, सबसे सरलता से हो जाएगा। तो 8वां क्वेश्चन है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वो इन चारों धातुओं में एल्यूमिनियम सबसे ऊपर है, या एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है, इसलिए उत्तर क्या बनेगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ आप। 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आते हुए सही उत्तर बताओ क्या होगा। इन्होंने 9th क्वेश्चन में कहा है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? कौन सा रिएक्शन है जो पॉसिबल नहीं है? बताओ कौन सा रिएक्शन नहीं होने का, बताओ देखिए जल्दी से उत्तर लिखो। कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर रहा है, बना रहा है कॉपर नाइट्रेट, यानी कॉपर ने सिल्वर को हटा दिया। बी में कहा है कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करने गया, और कैल्शियम ऑक्साइड ने जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करी तो यहां क्या बना? कैल्शियम अलग हो गया और H2O बन गया। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन ने कैल्शियम को हटा दिया। सी में कहा है CuO प्लस H2, हाइड्रोजन ने कॉपर को हटा दिया। और डी में कहा है Fe प्लस H2SO4, यानी लोहे ने हाइड्रोजन को हटा दिया। बताओ चारों में से कौन सी चीज आपको, कौन सा रिएक्शन आपको ऐसा लग रहा है जो नहीं हो सकता है? बताओ कौन सा है? लगा दिया आपने उत्तर? देखो बेटे, यदि आप बात करते हो कि कॉपर, ए ऑप्शन पे गौर फरमाओ जरा। ए ऑप्शन में कॉपर हटा रहा है सिल्वर को, बिल्कुल हटा सकता है। कॉपर तो सिल्वर को हटाने की आदत है, बीमारी है इसके अंदर, तो आपके पेपर में भी जरूर आएगा कॉपर सिल्वर को हटाते हुए। कॉपर सिल्वर को हटा रहा है, हटा देगा। क्यों हटा देगा? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर ऊपर है, और कॉपर ऊपर है तो सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील है, सिल्वर से ज्यादा क्रियाशील है, उसे हटा ही देगा। प्रिंसिपल साहब किसी भी टीचर को हटा सकते हैं क्योंकि वे ज्यादा क्रियाशील हैं, ठीक है, भले ही आपके प्रिंसिपल साहब ना हो। पर ज्यादातर तो ऐसा होता है कि ज्यादा जिम्मेदारी का काम प्रिंसिपल साहब का होता है। प्रिंसिपल साहब किसी पियोन को भी हटा सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल साहब किसी स्टूडेंट को भी हटा सकते हैं, पर इसका उल्टा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बच्चे ने सस्पेंड कर दिया एक टीचर को, या एक टीचर ने सस्पेंड कर दिया प्रिंसिपल साहब को, ऐसा तो नहीं होने का कभी भी। ये एक निश्चित क्रम है। इसी तरीके से यदि आप बात करो कॉपर, पहले ऑप्शन ए की बात करो, कॉपर किसे हटाना चाह रहा है? सिल्वर को हटा देगा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर ऊपर रखा हुआ है, और जो धातु ऊपर होती है वो ज्यादा क्रियाशील होती है, या फिर यूं कह दो जिसका इलेक्ट्रॉन विभव कम होता है वो ज्यादा क्रियाशील होती है धातुओं की, यदि हम बात करें। पहला रिएक्शन पॉसिबल है। बी देखो, कैल्शियम ऑक्साइड पर हमला करा हाइड्रोजन ने, H2 ने, और कैल्शियम को हटा दिया। भाई कैल्शियम को नहीं हटा सकता है हाइड्रोजन, कैल्शियम ऊपर रखा हुआ है हाइड्रोजन से, और यदि कैल्शियम हाइड्रोजन से ऊपर है ना विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसका मतलब कैल्शियम तो है प्रिंसिपल साहब और हाइड्रोजन है एक बच्चा। तो हाइड्रोजन एक बच्चा प्रिंसिपल साहब को कॉलेज से निकाल देगा क्या? नहीं निकाल सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता, रेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? इसलिए नहीं है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कैल्शियम ऊपर रखा हुआ है, हाइड्रोजन नीचे है। इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन के मुकाबले अधिक क्रियाशील है, और जब कैल्शियम हाइड्रोजन के मुकाबले अधिक क्रियाशील है तो कैल्शियम को हाइड्रोजन कैसे हटा देगा? हटा ही नहीं सकता, इसे विस्थापित कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब हमारा 90 का सही उत्तर क्या है? बी है। अब चलो सी भी देख लो, सी क्या दे रखा है इन्होंने कहा है कि कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन ने अटैक करा और कॉपर को हटा दिया। बिल्कुल हटा देगा, कॉपर तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, तो हाइड्रोजन तो हटा देगा कॉपर को, कोई दिक्कत नहीं है। डी दे रखा है Fe प्लस H2SO4, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर Fe है, तो Fe तो हाइड्रोजन को हटा देगा। जो भी धातु हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई है ना, वे सब धातुएं अम्लों से और जल से हाइड्रोजन को हटा देती हैं, और ये H2SO4 एक अम्ल है और Fe एक धातु है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई धातु है। इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, Fe हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है। चार तत्वों ए बी सी तथा डी के मानक अपचयन विभव क्रम से -2.9 प्लस 1.5 -0.74 तथा 0.34 वोल्ट है। इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक, पहले तो मुझे यूं बताओ कि अपचायक कौन होते हैं? अपचायक वे होते हैं जिनका खुद का ऑक्सीकरण होता हो, और खुद का ऑक्सीकरण किसका होता है? खुद का ऑक्सीकरण उसका होता है जो
अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालता है बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण होना, और जिसका ऑक्सीकरण होता है ना वो दूसरों के लिए अपचायक का काम करता है, ध्यान रखो इस चीज को। और किसके अंदर से निकलता है इलेक्ट्रॉन? धातुओं के अंदर से ही तो निकलता है इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने हमें दे रखा है 10वें क्वेश्चन में, यहां लिख देता हूं 10वां। आपने उत्तर लिख दिया क्या? अपना उत्तर लिख दिया आपने? 10वां क्वेश्चन है, चार तत्वों ABCD के मानक अपचयन विभव दिस 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 एंड दिस हैं, इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। भाई इन्होंने ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखो। यहां लिखता हूं, देखो यहां लिखता हूं 10वां क्वेश्चन, ABCD, ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। माइनस के 2.90 तो इसका दे रखा है, और प्लस के 1.50 इसका दे रखा है इलेक्ट्रॉन विभव, और माइनस के 0.74 इसका इलेक्ट्रॉन विभव है, और प्लस के 0.34 इसका इलेक्ट्रॉन विभव है। अब आप एक काम करो, इन चारों इलेक्ट्रॉन विभव की सहायता से आप विद्युत रासायनिक श्रेणी बना लो, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इनमें चारों तत्वों में सबसे ऊपर वो तत्व रखना जिसका इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है। भाई कम वाले तो मुझे ये दो नजर आ रहे हैं, माइनस में है ना। अब माइनस का 0.74 ज्यादा कम है, या माइनस का 2.90, ये तो ज्यादा कम है, तो इसका मतलब सबसे ऊपर तो आएगा A, ये तो आ जाएगा पहले नंबर पे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम है, या यूं कह दो सबसे ज्यादा ऋणात्मक है, एक ही तो बात है। उसके बाद आएगा C। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या है? इससे ज्यादा यही तो है, ये तो फिर सबसे ज्यादा प्लस का 1 हो गया। इसके बाद है D, और उसके बाद क्या है B। ये बना दी हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में कौन सबसे ऊपर रखा हुआ है? सबसे ऊपर है A। कौन रखा हुआ है सबसे ऊपर? A। और जब A सबसे ऊपर रखा हुआ है तो A ही सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, और A ही सबसे प्रबल अपचायक होगा, और A का ही इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम होगा। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक कौन है। भाई सर्वाधिक प्रबल अपचायक वो होता है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर रखा होता है, और सबसे ऊपर वो होता है जिसका इलेक्ट्रॉन विभव सबसे ज्यादा ऋणात्मक हो, या जिसका इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम हो। कुछ भी कह दो आप, किसी भी तरीके से कह दो, आपको यूं देखना कि सबसे ऊपर कौन रखा हुआ है। सबसे ऊपर रखा हुआ है A, तो इसका मतलब A, देखो कौन सा ऑप्शन है A का, तो A ही दे रखा है, ABCD, सबसे प्रबल अपचायक A होगा, तो हमारा ऑप्शन A सही है। क्या है? A सही ऑप्शन है। और ऐसा सवाल पेपर में आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ध्यान रखो, ऐसा सवाल पेपर में आएगा। ऐसे सवाल को पेपर में आने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो यूं पूछे कि सबसे प्रबल अपचायक कौन है, चाहे वो यूं पूछे सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, चाहे वो यूं पूछे कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, या फिर यूं पूछ ले कि किसकी अपचयन क्षमता सबसे ज्यादा है, किसकी ऑक्सीकरण क्षमता सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपकी स्क्रीन पे, देखो जरा 11वें क्वेश्चन को देखो जरा कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 11, तीन धात्विय धनायनों X, Y तथा Z के मान अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रम से +0.52, -3.03 तथा -1.18 वोल्ट है। संबंधित धातुओं की अपचयन अक्षमता का क्रम है। भाई अपचयन अक्षमता का क्रम बताना है कि इनकी अपचयन अक्षमता का क्रम क्या होगा। बिल्कुल बता देंगे, X, Y, Z। 11वां क्वेश्चन, आपके हिसाब से क्या सही उत्तर है बताओ? X, Y और Z इन्होंने दिए हैं मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। भाई जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में इलेक्ट्रोड विभव जिन्हें कहा जाता है ना, वे मानक अपचयन विभव ही होते हैं। इस चीज को भी घुसा लो दिमाग में अपने। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो इलेक्ट्रोड विभव जिसे आप बोलते हो ना वहां, वो मानक अपचयन विभव होता है। क्या होता है? मानक अपचयन विभव। एक्स का तो इन्होंने दे रखा है +0.52, +0.52 तो दे रखा है एक्स का। वाई का दे रखा है -3.03, -3.03 वोल्ट लिख लिया। और जेड का दे रखा है -1.18 वोल्ट, -1.18 वोल्ट। ये इनके क्या है? E0, जिसे आप कहते हो इलेक्ट्रोड विभव, और कुछ बच्चे कहते हैं मानक अपचयन विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव कह दो, मानक अपचयन विभव कह दो।
पर मानक आक्सीकरण विभव नहीं कहना है, ध्यान रखो। यदि इन्हें आपको आक्सीकरण विभव में कन्वर्ट करना है तो इनके निशान पलट दो, माइनस प्लस प्लस, अब ये आक्सीकरण विभव हो जाएंगे। पर आप आक्सीकरण विभव से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कभी मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको यदि आक्सीकरण विभव या आक्सीकारक विभव जो भी कुछ लिख रखा है उन्होंने, यदि आक्सीकरण विभव दिए गए हैं ना, तो उनके निशान पलट लिया करो, उससे वे अपचयन विभव बन जाते हैं जिनके आधार पर विद्युत रासायनिक श्रेणी बनी हुई है। इन्होंने कहा है कि तीन धात्वीय धनायनों एक्स वाई जेड के मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव क्रम से दिस दिस एंड दिस हैं। संबंधित धातुओं की अपचयन क्षमता का क्रम, अपचयन क्षमता का क्रम बताना है हमें कि इनमें से सबसे बढ़िया अपचायक कौन सा है, सबसे बढ़िया अपचायक कौन सा है, क्रम बताना है। तो आप एक काम करो ना, इनसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लो, ईसीएस बना लो, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी बना लो। सबसे कम मान बताओ क्या होता है, इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू क्या है, यही तो है, और ये किसका है, वाई का, यानी तीनों में सबसे ऊपर वाई रखा होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में। उससे बड़ा वैल्यू क्या है, ये है, जेड रखा होगा, और सबसे बड़ा वैल्यू ये है, फिर रखा होगा एक्स। इसका मतलब इसमें सबसे अच्छा अपचायक ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो हमारा उत्तर ये होना चाहिए, वाई सबसे अच्छा अपचायक है, उससे बेकार अपचायक जेड है, और सबसे बेकार अपचायक है एक्स। अब देख लो कौन सा उत्तर मैच कर रहा, वाई जेड एक्स, कौन सा उत्तर मैच कर रहा बताओ, कौन सा कर रहा है मैच, ए। तो 11वें का सही उत्तर होगा ए, 11वें का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए बेटे। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, 12वां, क्षार धातुओं ए बी सी व डी के मानक अपचयन विभव क्रम से दिस 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 एंड दिस हैं। इनमें प्रबल अपचायक बताओ कौन सा है, सबसे प्रबल अपचायक बताओ भाई, सबसे प्रबल अपचायक। 12वां क्वेश्चन, लगाओ जल्दी उत्तर, अब तो समझ में आ गया होगा। ए बी सी और डी, इसमें दे रखा है इन्होंने -3.06, अपचयन विभव भी दे रखे हैं -1.63 वोल्ट, एक दे रखा है -0.40 वोल्ट, और डी का दे रखा है -0.80 वोल्ट। हमें बताना है सबसे प्रबल अपचायक, यानी कौन सा सबसे ऊपर रखा हुआ है। धातुओं में तो यदि कोई अपचायक पूछता हो ना, या धातुओं में क्रियाशील सबसे ज्यादा पूछता हो, तो यूं देख लिया करो कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में इन चारों में सबसे ऊपर कौन रखा होगा। यदि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाओगे तो सबसे बड़ा वैल्यू बताओ कौन सा है, -3 -1 -0 -0, कौन सा होगा, -3 ही तो होगा। तो सबसे ऊपर तो मैं ए को रखूंगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विभव सबसे छोटा है। इसके बाद ये आएगा बी, इसके बाद कौन आएगा, बी, और बी के बाद बताओ -0.40 को रखूं या -0.80, इसे ही तो रखना पड़ेगा। इसके बाद आएगा डी, सबसे बड़ा वैल्यू इसका है सी का। तो यदि मेरे से कोई पूछता है ना कि सबसे प्रबल अपचायक कौन है, ये है सबसे प्रबल अपचायक। मेरे से यदि कोई पूछता है कि ये यदि सारी धातुएं हैं, भाई ये सारी धातुएं ही हैं, यदि ये सब धातुएं हैं तो इन धातुओं में सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, तो मैं कहूंगा ए है सबसे क्रियाशील धातु। यदि मेरे से कोई पूछेगा कि इन चारों धातुओं में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, ए है। अपचायक है तो ऊपर वाला, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है तो ऊपर वाली। अपचायक का उल्टा होता है आक्सीकारक, आक्सीकारक है सबसे प्रबल ये, ठीक है, सबसे प्रबल आक्सीकारक सबसे नीचे वाली धातु होती है, चाहे अधातु भी हो, कुछ भी हो। यदि वो सबसे प्रबल अपचायक पूछता है तो सबसे ऊपर वाला उठा लो, और यदि सबसे प्रबल आक्सीकारक पूछता है तो सबसे नीचे वाला उठा लो, बस इस चीज को ध्यान रखो आप। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 12वां। 12वें का सही उत्तर क्या बनेगा, 12वें का सही उत्तर बनेगा ए। इन्होंने पूछा है सबसे प्रबल अपचायक, तो यहां लिख देता हूं 12वें का सही उत्तर क्या है, ए है। आप भी उत्तर लिखते रहा करो मेरे साथ साथ। 12वें का सही उत्तर क्या है, ए। देखते हैं 13वां क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे है, देखो। ए बी और सी के मानक अपचयन विभव के मान क्रम से है दिस दिस एंड दिस हैं। अपचयन क्षमता का क्रम होगा, ये भी वही क्वेश्चन है बिल्कुल, अपचयन क्षमता का क्रम होगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है ये, 13वां ही तो है बेटे, 13वां क्वेश्चन। 13वें में उत्तर लिखो आप अपने हिसाब से जल्दी जल्दी। ए बी और सी दे रखे हैं इन्होंने,
ए का दे रखा है प्लस 0.68 वोल्ट माइनस 2.54 वोल्ट, और एक दे रखा है माइनस 0.50 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लो आप, विद्युत रासायनिक श्रेणी बना लो। सबसे सबसे कम वैल्यू यही तो है, माइनस का 2 बहुत कम है, जीरो से तो बहुत कम है, तो बी। इसके बाद किसे लिखेंगे, इसके बाद ये माइनस का है, सी को लिखेंगे, और ये प्लस का आ गया, सबसे बड़ा वैल्यू ए को लिखेंगे। तो इन्होंने हमारे से पूछा है 13वें में अपचयन अक्षमता का क्रम। अपचयन अक्षमता का क्रम, सबसे अच्छा अपचायक बी, बी से बेकार अपचायक सी, सबसे बेकार अपचायक ए। तो ये उत्तर देखो कौन से में दे रखा है, 13वें के। 13वें के किस में दे रखा है, 13वें के डी में दे रखा है, BCA किस में दे रखा है, डी में। तो 13वें का सही उत्तर क्या होगा, डी। 13वें का सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे, ध्यान रखना है आपको। कभी सोचो कि नहीं आने का क्वेश्चन, क्वेश्चन जरूर आएगा, बिल्कुल गारंटी है बेटे, बिल्कुल गारंटी है, 100%। ऐसा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर जरूर आएगा पेपर में, चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्कुल आना है इस क्वेश्चन को। चाहे वो सबसे प्रबल अपचायक पूछे, चाहे आक्सीकारक पूछे, चाहे धातुओं में सबसे ज्यादा क्रियाशील पूछ ले, या अधातुओं में सबसे ज्यादा क्रियाशील पूछ ले, आपको अपना उत्तर लिख के आना है सही, ठीक है, समझ के, बिल्कुल। और ऐसा ही क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, याद करने वाला क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम होते हैं। पता क्यों होते हैं कम, क्योंकि मान लो उन्होंने 4 तत्व हमें दे दिए, उनके नाम दे दिए, और पूछा सबसे ज्यादा क्रियाशील बताओ, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी याद थोड़ा ही करनी होती है हमें। यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी में रट्टा मारोगे तुम ऊपर से नीचे तक, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। तो इसलिए रट्टा मारने वाला क्वेश्चन आना बहुत कम चांस होते हैं, सबसे ज्यादा चांस होंगे आपको इस क्वेश्चन के जिसमें इलेक्ट्रॉन विभव दिए गए हों, और दिए गए हों तो आप अपने आप विद्युत रासायनिक श्रेणी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आते हुए देखो, 14वां क्वेश्चन। 25 डिग्री सी पर Li, Ba, Na और Mg के मानक अपचयन विभव क्रम से दिस एंड दिस हैं। सबसे प्रबल आक्सीकारक, भाई सबसे प्रबल अपचायक तो इन्होंने पूछा नहीं है इस बार तो आक्सीकारक पूछ लिया। लगाओ आप जवाब, 14वां क्वेश्चन है, इन्होंने दिए हैं Li, Ba, Na, Mg। Li, Ba, Na और Mg ये दिए हैं, Li, Ba, Na, Mg। माइनस 3.05 वोल्ट और माइनस 2.73 वोल्ट। Na का इन्होंने दिया है माइनस 2.71 वोल्ट, और Mg का इन्होंने दिया है माइनस 2.37 वोल्ट। ये दिए हैं इन्होंने मानक अपचयन विभव। तो आप एक काम करो ना, इनसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाओ आप, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, सॉरी सबसे बड़ा क्या, सबसे छोटा देखो, ये सबसे छोटा -3 है, लिथियम को रखूंगा सबसे पहले। लिथियम के बाद -3 के बाद -2 आते हैं, ये तो तीनों -2 वाले, -2.73, 2.71 ये होगा, यानी Ba। इसके बाद ये हो जाएगा Na, और ये है सबसे बड़ा वैल्यू यानी Mg। अब देखें इन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था सबसे प्रबल आक्सीकारक। सबसे प्रबल आक्सीकारक, भाई यदि वे पूछते अपचायक तो ये उत्तर होता, यदि वे पूछे सबसे ज्यादा क्रियाशील तो ये उत्तर होता, पर उन्होंने सबसे प्रबल अपचायक नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है सबसे प्रबल आक्सीकारक, बताओ कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था आक्सीकारक छांटने का तरीका है, सबसे नीचे वाला उठा लो, Mg, ये उत्तर है। देख लो अब आपके उत्तर में ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, Mg। Mg बी में दे रखा है, तो 14वें का सही उत्तर होगा बी। 14वें का सही उत्तर क्या होगा, बी। आज किताब में गलत भले ही छप रहा हो, आप सही लिख के आना इसे। ये जो मेरे पास क्वेश्चन बैंक है इसमें गलत छपा हुआ है, ठीक है बेटे। चलो 15वां क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन,
15वां क्वेश्चन है 25 डिग्री सी पर एल आई ऑब्लिक एल आई पॉजिटिव, बी ए पॉजिटिव, एन ए ऑब्लिक एन ए पॉजिटिव, एम जी ऑब्लिक एम जी डबल पॉजिटिव युग्मों के मानक आपसीकरण विभव क्रम से दिस एंड दिस हैं। इनमें सबसे प्रबल आपसी कारक बताओ क्या है? सबसे प्रबल आपसी कारक। पर इन्होंने इस क्वेश्चन में हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश की है, इन्होंने हमारा जो है पागल बनाने की कोशिश की है। देखो इन्होंने सबके 4 दे रखे ना युग्म, इनके मानक आपसीकरण विभव दे रखे बेटे, ध्यान से पढ़ लो। मानक आपसीकरण विभव क्या दे रखे हैं? मानक आपसीकरण विभव कौन कौन से हैं? एल आई बी ए एन ए एम जी, यहां लिखते हैं। ये तो यही है हमारे जो ऊपर थे, एल आई बी ए एन ए एम जी। और इन्होंने हमें दिए हैं आपसीकरण विभव, यहां लिख देता हूं मैं, आपसीकरण विभव दिए हैं। कितने कितने दिए हैं? लिथियम कौन सा क्वेश्चन है? 15वां। लिथियम का दिया है इन्होंने +3.05, +3.05। यहाँ एक बहुत बढ़िया बात सीखने को मिलेगी। बीए का इन्होंने दिया है +2.75, +2.75। एनए का इन्होंने दिया है, एनए का कितना दिया है? एनए का दिया है +2.71, +2.71। और एमजी का इन्होंने दिया है, एमजी का क्या दिया है? +2.37, प्लस के 2.37 ये दिया है। अब इन्होंने पूछा है कि सबसे प्रबल आपसी कारक। भाई सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी एग्जाम में आपको आपसीकरण विभव दिए गए हों तो आपसीकरण विभव से आपको सवाल हल नहीं करना है। यदि आप करना चाहते हो तो कर लो, पर मेरी सलाह नहीं है कि आप आपसीकरण विभव से सवाल हल करो। आपको क्या करना है, इनके अपचयन विभव जिन्हें आप कहते हो इलेक्ट्रोड विभव, वे निकाल के रख लो। और उन्हें निकालने का तरीका है, सिर्फ आपको ये चिन्ह बदलने हैं। -3.05, -2.75, -2.71, -2.37। यदि आपने इनके निशान बदल दिए ना सबके, यदि यहाँ कोई माइनस होता तो मैं उसे प्लस कर देता। यूं ना सोचो कि सारे प्लस में है तो सारे माइनस में। यदि ऊपर कोई सा माइनस में होता तो नीचे में प्लस करके लिखता। यदि आपको आपसीकरण विभव को अपचयन विभव में कन्वर्ट करना है तो आप निशान को, चिन्ह को पलट दो, और यदि अपचयन विभव को आपसीकरण विभव में बदलना है तो भी चिन्ह पलट दो। ठीक है, वही बात है। तो अब इन्होंने पूछा है हमारे से कि इसमें सबसे प्रबल क्या बताना है हमें? आपसी कारक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाओ आप पहले, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। सबसे पहले आप इसे रखोगे ना, इसे रखोगे सबसे पहले Li को। बिल्कुल वही सवाल है ऊपर वाला। Li के बाद आप किसे रखोगे? 2.75, यानी किसे रखोगे? किसे रखोगे? Ba को। और Ba के बाद किसे रखोगे? Ba के बाद आप इसे रखोगे Mg को। और Mg के बाद किसे रखोगे? आप इसे रखोगे, यानी Na को। ठीक है। किसे रखोगे? देखो इससे बड़ा तो यही है, Na रखोगे पहले, Na, और Na के बाद रखोगे Mg को। अब हो गया ठीक, ये बन गई विद्युत रासायनिक श्रेणी। इन्होंने पूछा है सबसे प्रबल आपसी कारक, ये है भाई सबसे नीचे वाला। यदि पूछते सबसे प्रबल अपचायक, ये होता है सबसे ऊपर वाला। यदि पूछते चारों धातुओं में सबसे क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो ये होती है ऊपर वाली। सबसे क्रियाशील धातु वो होती है जो सबसे ऊपर रखी हो, जिसका इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम हो या सबसे ज्यादा ऋणात्मक हो। पर इन्होंने पूछा है सबसे प्रबल आपसी कारक। सबसे प्रबल आपसी कारक ये है भाई Mg। देख लो अब 15वें में Mg कहां दे रखा है? 15वें में Mg दे रखा है ऑप्शन ए में, तो इसका 15वें का उत्तर सही है ए। 15वें का सही उत्तर क्या है? ए है। अब 16वां क्वेश्चन देखो जरा, 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ो और उत्तर लगाओ जल्दी जल्दी। आलस्य नहीं करना है बेटे, उत्तर लगाओ। ये तो चैप्टर पढ़ ही लिया आपने, तैयारी तो पूरी कर लिया आपने इसकी। लगाओ उत्तर 16वें क्वेश्चन के। आपको पता चल गया होगा किस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा। पक्की बात है ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी वाले। 16वां क्वेश्चन, ए बी और सी तत्वों के मानक अपचयन विभव क्रम से दिस एंड दिस हैं। इनकी अपचयन शक्ति का क्रम बिल्कुल बता देंगे, बच्चों का खेल है बिल्कुल। 16वां क्वेश्चन आपने लगा दिया उत्तर। 16वां क्वेश्चन,
ए, बी और सी दिया है इन्होंने +0.68 +0.68 वोल्ट। बी दिया है -2.5 वोल्ट, -2.50 वोल्ट लिख दो। और सी का इन्होंने दिया है, मानक अपचयन विभव है ना, हाँ, -0.50, -0.50 वोल्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना दो, विद्युत रासायनिक श्रेणी बना दो। सबसे छोटा मान ये है बी। बी के बाद क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे सी, और सी के बाद क्या लिखेंगे हम, ए। ठीक है, ये क्या बना, बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए का तो आपको पता है, एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था और वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 12th क्लास जैसे कैसे उसने पास आउट कर ली, और उससे किसी ने पूछा, पहले तो उसने हाई स्कूल बहुत मुश्किल से पास करी थी, हाई स्कूल पास करने में बहुत टाइम लग गया उसे, बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी उसे, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी हाई स्कूल पास करने में। तो हाई स्कूल पास करने के बाद यदि उससे कोई पूछता था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो बताता था कि मेरी क्वालिफिकेशन है LLK HP। और सब सोचते थे कि ये डिग्री कहाँ से ली है भाई, बहुत खतरनाक डिग्री है, कहाँ से ली LLK HP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसने बताया कि इसका फुल फॉर्म होता है लटक लटक कर हाई स्कूल पास, लटक लटक कर हाई स्कूल पास। अब जब सबको पता चल गया इसका लटक लटक कर हाई स्कूल पास, फिर भी उससे पूछना शुरू कर दिया। कोई और दूसरा आदमी पूछता था कि ये जरूर उत्तर देगा लटक लटक के हाई स्कूल पास। तो उसने कहा कि मेरी डिग्री है KTKHP। पूछा कि ये क्या है भाई, ये है जी खींच तान कर हाई स्कूल पास। वो तो लटक लटक के हाई स्कूल पास था, अब उसने बताना शुरू कर दिया खींच तान कर हाई स्कूल पास। तो क्या हुआ, फिर जैसे कैसे वो 12th में पहुंच गया, 12th पास आउट की। 12th पास आउट करने के बाद उसने यहाँ फुल फॉर्म चेंज कर दी, ये जो शॉर्ट फॉर्म हमने बताई इसे बताना शुरू कर दिया, लटक लटक कर IP, IP, LLK IP, लटक लटक कर इंटर पास, या खींच तान कर इंटर पास। कि आपकी डिग्री क्या है, LLK IP है जी। अब LLK IP सुन के अगला आदमी परेशान कि यार कौन सी खतरनाक डिग्री है इसके पास। अब क्या हुआ कि 12th जब उसने लटक लटक कर इंटर पास कर ली, उसके बाद उसका कहीं सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ना उसका किसी डिग्री कॉलेज में, BSc में, BCA में कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ। और फिर भी लोगों ने उससे पूछना शुरू कर दिया 3-4 साल बाद कि भाई क्या कर रहा तू आजकल, 12th तो तुमने कर ली थी, आजकल क्या कर रहा। तो उसने कहा जी मैं कर रहा BCA, मैं BCA कर रहा आजकल। अरे यार तू BCA कर रहा, कि हाँ यार सच है BCA कर रहा मैं। कि मतलब क्या है इसका BCA का, कि BCA का मतलब है भाई, BCA का मतलब है बाप के कैश पे एस, बाप के कैश पे एस कर रहा मैं आजकल। तो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। तो उसके दोस्त ने कहा यार तू BCA कर रहा तो मैं MCA कर रहा। कि MCA का क्या मतलब होता है, कि MCA का मतलब होता है माँ के कैश पे एस, कि मैं माँ के कैश पे एस कर रहा, मेरी मम्मी जॉब करती हैं। तो इस तरह बच्चे जो हैं बहुत मजाक करते हैं। और वैसे मजाक करनी चाहिए, अच्छी बात है, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है उससे। पर हमें अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। चलो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया था, क्या पूछा गया था बताओ, अपचयन शक्ति का क्रम, अपचयन शक्ति का क्रम। तो सबसे अच्छा अपचयक कौन होगा, बी के बाद कौन होगा, सी के बाद कौन होगा, ए। BCA उत्तर चेक करो 16वें का, BCA कहाँ है, बाप के कैश पर एस कहाँ है बताओ। BCA है D में। तो 16वें का सही उत्तर है D। 16वें का सही उत्तर क्या है, D है। 16वें का सही उत्तर क्या है, D। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आते हुए देखो, 17वें को पढ़ो। चार धातुओं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रम से दिस एंड दिस हैं। इन धातुओं की घटती सक्रियता का क्रम, देखो मैंने क्या कहा था आपको कि हर बार वो अपचायक अक्षमता या अपचयन अक्षमता नहीं पूछेगा, वो क्रियाशीलता भी पूछेगा। सक्रियता का सवाल है ना, तो चाहे अपचयन क्षमता हो चाहे सक्रियता हो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 17 लगाओ आंसर जल्दी जल्दी। चार दे रखे इन्होंने, A B C और D।
ए का तो दे रखा है इन्होंने +0.68, +0.68 वोल्ट। बी का दे रखा है -2.5, -2.5 वोल्ट, 2.50 लिख देते हैं। ए का दे रखा है, ए का दे रखा है 1.5। गलत पढ़ लिया मैंने सवाल, गलत पढ़ लिया, ऊपर वाला सवाल पढ़ लिया। ए का दे रखा है +1.5 वोल्ट, ए का तो दे रखा है +1.5 वोल्ट, और बी का दे रखा है -2.0 वोल्ट, और सी का दे रखा है +0.34 वोल्ट, और डी का दे रखा है -0.76, -0.76 वोल्ट। ठीक है। घटती हुई सक्रियता का क्रम, सक्रियता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, सक्रियता कह दो या क्रियाशीलता कह दो, तो सक्रियता हो, क्रियाशीलता हो, अपचायक क्षमता हो, कुछ भी निकालना हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना के देख लिया करो। अपचयन विभव में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, यही तो है, बी। उससे बड़ा कौन सा वैल्यू है, ये है डी। उससे बड़ा वैल्यू कौन है, ये है सी, ए। ठीक है। तो यहां बी डी सी ए, तो सक्रियता का क्रम या क्रियाशीलता का क्रम, बी सबसे ज्यादा क्रियाशील है क्योंकि सबसे ऊपर है, उसके बाद डी है, उसके बाद सी है, उसके बाद ए है। बी डी सी ए, बी डी सी ए देखो किस में है, बी डी सी ए कौन सा ऑप्शन है, बी है। तो 17वें का सही उत्तर है बी। 17वें का सही उत्तर क्या है, बी है। ठीक है। बीडीसीए का फुल फॉर्म मत निकालना शुरू कर देना, कुछ बच्चों ने बना ली होगी, वैसे बाप दादा के कैश पर है, कुछ बच्चों ने बना ली होगी कि मेरे दादाजी भी अभी काम करते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। 18वें क्वेश्चन पर ध्यान से देखो जरा। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चार धातुओं ए बी सी डी के मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण विभव दिए दिस एंड दिस वोल्ट हैं। इन धातुओं की बढ़ती सक्रियता का क्रम, बढ़ता क्रम बताना है सक्रियता का। ऑक्सीकरण विभव है, लगाओ जल्दी उत्तर 18वें का। 18वें का उत्तर लगाओ जल्दी आप, चैट बॉक्स में भी लगाओ और अपनी नोटबुक में भी लगाओ, जल्दी जल्दी। लगा दिया बेटे उत्तर? लगा दिया ना उत्तर? आपने लिख दिया उत्तर? चैट बॉक्स में अपनी नोटबुक पे भी लिख लिया करो। 18वां क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन यहां लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 18। चार धातुओं एबीसीडी के मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव ए बी सी डी, यहां लिख रहा मैं ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव दे रखे हैं इन्होंने, कितना दे रखा है, +1.5 वोल्ट, +1.5 वोल्ट तो इसका है। बी का दे रखा है -2.0 वोल्ट। सी का दे रखा है, प्लस नहीं माइनस है, सी का दे रखा है +0.84, +0.84 वोल्ट। और डी का इन्होंने दे रखा है -0.36, -0.36 वोल्ट। तो इन्होंने जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीकरण विभव दिए हैं 18वें क्वेश्चन में, इन ऑक्सीकरण विभव को पहले आप अपचयन विभव में कन्वर्ट कर लो ना। अपचयन विभव या रिडक्शन पोटेंशियल, आप कह सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप ऑक्सीकरण विभव को अपचयन विभव में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ? आप निशानी तो बदलोगे, माइनस का 1.5, प्लस का 2.0, माइनस का 0.84, प्लस का 0.36, और आप बना लो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां बनाते हैं ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना लो, ईसीएस बना लो। ठीक है। सबसे छोटा वैल्यू ये है ए का, ए से बड़ा वैल्यू ये है सी का, उससे बड़ा वैल्यू ये है डी का, और सबसे बड़ा वैल्यू ये है बी का, ए सी डी बी। इन्होंने हमारे से पूछा है बढ़ती सक्रियता का क्रम, कि सक्रियता सबसे कम वाली लिखो फिर उससे ज्यादा वाली। ठीक है, सबसे कम वाली फिर उससे ज्यादा वाली। भाई सबसे ज्यादा क्रियाशील ये है पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, और फिर सबसे कम क्रियाशील ये है।
तो बढ़ता क्रम तो यहाँ नीचे से ऊपर को होगा। बढ़ता क्रम सबसे कम क्रियाशील, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो बढ़ती सक्रियता का क्रम ये है, बी सबसे कम क्रियाशील है, उससे ज्यादा क्रियाशील डी है, फिर सी है, फिर ए है। अब उत्तर छांट लो आप कौन सा है। 18वें का बीडीसीए, 18वें का बीडीसीए, 18वें का बी डी सी ए है क्या कोई सा? बीडीसीए पहले एक बार देख लो आप। भाई इन्होंने तो जो है बुक में उत्तर ही इसमें गलत लिख रखा है। बीडीसीए इस तरह के निशान होने चाहिए। इन्होंने पूछा था हमारे से बढ़ती सक्रियता का क्रम, सबसे कम सक्रियता, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ऐसे निशान होने चाहिए। और जबकि इन्होंने उत्तर दे रखा है सी, और सी में लिख रखा है ए सी डी बी। सी में ऐसे लिख रखा है इन्होंने ए सी डी बी, ये लिख रखा है। इन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील बी है। बी तो सबसे ज्यादा क्रियाशील हो ही नहीं सकता है। बी तो सबसे ज्यादा क्रियाशील हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यह सवाल धातुओं का है। और धातु वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर हो, जिसका इलेक्ट्रॉन विभव सबसे कम हो। और इन्होंने देखो क्रम तो वही है बी डी सी ए, बी डी सी ए, पर इन्होंने ये निशान गलत लगा दिए। ठीक है, ये सही उत्तर है, बिल्कुल अपने दिमाग में घुसा लो, ये उत्तर सही है। क्यों है? किताब में मिस प्रिंटिंग है, तो 18वें का हम बी ही कहेंगे। वैसे तो किताब में तो कोई सा भी सही नहीं है, सही उत्तर तो यह है। ठीक है, 18वें को आप देख लेना जैसा सही समझो आप, मतलब अपने जब नंबर काउंट करोगे, जब की बात कर रहा हूं। सही उत्तर तो ये लिख रखा है हमने, यहाँ है ही सही उत्तर। ठीक है, 18वें के बाद 19वें क्वेश्चन पर आते हैं। 19वां क्वेश्चन देखो, एमजीसीयू एनए तथा एयू की सक्रियता का सही क्रम है। भाई देखो ऐसा सवाल पेपर में आने के बहुत कम चांस होते हैं, बहुत ही कम, जैसा ये सवाल 19वां है। इस सवाल में प्रॉब्लम यह है कि हमें इलेक्ट्रॉन विभव नहीं दिए गए हैं, और आपके पास जो सवाल आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन विभव दिए गए होंगे, यानी अपचयन विभव दिया गया होगा। जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है ना, उसे अपचयन विभव को ही इलेक्ट्रॉन विभव माना जाता है जब विद्युत रासायनिक श्रेणी हम बनाते हैं। और इस 19वें क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉन विभव नहीं दिए गए हैं। तो 19वें में तो बेटे आप इस क्रम को याद कर लेना, बस 19वें सवाल को याद कर लेना यदि एग्जाम में आया तो। इसमें आपको जो है सक्रियता का क्रम याद रखना है, ऑप्शन बी एन ए एम जी सी यू ए यू, एन ए एम जी सी यू ए यू, 19वें को तो याद कर लेना आप। ठीक है, ये तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी में इन चार धातुओं के क्रम को याद कर लेना, एन ए एम जी सी यू ए यू। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित चार रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परखनलियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबोई गई। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा? भाई विलयन अंत में नीला वो होगा जिसकी धातु को कॉपर हटा देगा। ठीक है, उत्तर बताओ आपका क्या है? 20वें का उत्तर बताओ सही क्या है आप? मतलब ये विलयन है, एक बीकर में जिंक नाइट्रेट, कैडमियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, चार बर्तन हैं, चार बीकर हैं, चार उसमें विलयन ये भरे हुए हैं। हर एक में उन्होंने क्या करा है, तांबे की छड़ डुबाई है। तो तांबे की छड़ डुबोने पर कौन से विलयन का रंग नीला हो जाएगा? बताओ। भाई उस विलयन का रंग नीला हो जाएगा जिसके विलयन के धातु को हटा सकता है तांबा या कॉपर। किसे हटाता है? सारे सवाल कैसे आते हैं कि सिल्वर को हटा रहा है, हर जगह हर जगह तांबा सिल्वर को ही हटा रहा है। तो यहां भी किसे हटाएगा? सिल्वर को। सिल्वर किस में है? सी में, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे सिर्फ सिल्वर है, जिंक नहीं है, कैडमियम नहीं है, लेड नहीं है। तो कॉपर की छड़ में से जो कॉपर है वो जिंक को नहीं हटा सकता, कैडमियम को नहीं हटा सकता, लेड को नहीं हटा सकता। सिल्वर विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से नीचे है, और कॉपर से नीचे है तो इसका मतलब कॉपर हटा देगा सिल्वर को और बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट। और जब कॉपर नाइट्रेट बनेगा तो कॉपर नाइट्रेट आयनों में टूटेगा, Cu डबल पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। और ये जो Cu डबल पॉजिटिव आयन होते हैं यही तो नीले रंग के होते हैं। जब मैं चैप्टर को पढ़ा रहा था, थ्योरी को, तो वहां मैंने एक्सप्लेन किया था इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से। तो इसका सही उत्तर 20वें का क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट के सिल्वर को रिप्लेस कर देगा कॉपर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते हुए देखो जरा। कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों?
भाई कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम की बोतल में क्यों नहीं रखा जाता है? कॉपर सल्फेट को क्यों नहीं रखा जाता? इसलिए नहीं रखा जाता है, बताओ पहले आप उत्तर देख के बताओ। कॉपर उपचयित हो जाता है, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण होना है। Cu डबल पॉजिटिव अपचयित हो जाते हैं, एल्यूमिनियम अपचयित हो जाता है, कॉपर सल्फेट का विघटन हो जाता है। कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम की बोतल में हम क्यों नहीं रख सकते हैं? इसका कारण पूछा है, बताओ जल्दी उत्तर लिखो आप। कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम की बोतल में रखने का नुकसान यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम ऊपर है कॉपर से, और जब एल्यूमिनियम कॉपर से ऊपर है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा वो। तो यदि आप एल्यूमिनियम की बोतल में कॉपर सल्फेट को रखोगे ना, तो वो कॉपर सल्फेट रहेगा ही नहीं, वहां फिर कॉपर सल्फेट नहीं बचेगा उस बोतल में, वहां तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर को हटा देगा, और कॉपर को हटाएगा यदि तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। तो आपने आज रखा तो था एल्यूमिनियम की बोतल में कॉपर सल्फेट, कल आप जब चेक करने जाओगे तो वहां कॉपर सल्फेट नहीं मिलेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट मिलेगा आपको बोतल में, क्योंकि सारे कॉपर के परमाणुओं को हटा दिया गया होगा एल्यूमिनियम के परमाणुओं के द्वारा। एल्यूमिनियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है ना, बहुत ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील है। और आपको यदि समझ में आती है सारी बात तो एक बात ध्यान से सुनो। पहले तो 21वें में देखो एल्यूमिनियम का क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम किसे हटा देता है? कॉपर को, तो बी बनेगा Cu डबल पॉजिटिव अपचयित हो जाता है, बी। Cu डबल पॉजिटिव जो है कॉपर, कॉपर डबल पॉजिटिव आयन कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर धातु अलग हो जाएगी बिल्कुल, एल्यूमिनियम की दीवारों पर कॉपर जमने लगेगा और वहां कॉपर सल्फेट बन जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। आपने कभी इस बारे में सोचा है कि तो जो पहले राजा महाराजा होते थे ना, वे एल्यूमिनियम के बर्तन में कैदियों को खाना खिलाया करते थे, जो उनके कैदी थे, जेल में बंद रहते थे, क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो हमारे दिमाग को कमजोर बनाती है बहुत। और राजा महाराजा अपने आप सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे, क्योंकि सोने और चांदी से हमारा दिमाग तेज होता है और हमारा शरीर जो है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो खाना खाने के लिए सबसे अच्छे बर्तन सोने के हैं, पर सोने के बर्तन हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए चांदी के बर्तन खरीद लो, पर चांदी के बर्तन भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा नंबर है लोहे का, और लोहे का एक अच्छा रूप है SS, स्टेनलेस स्टील। तो हमें स्टील के बर्तनों का ज्यादा यूज करना चाहिए, एल्यूमिनियम के बर्तन से हमें चेंज कर लेने चाहिए स्टील के बर्तन, मतलब आपको स्टील के बर्तन यूज करने चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तन में तो कैदियों को खाना खिलाया जाता था जिससे उनका दिमाग तेज ना हो जाए। ठीक है बेटे, बस 21वें का क्या आंसर है? बी। आप एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिया स्क्रीनशॉट बेटे? ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं। ठीक है बेटे, और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। और अपनी पढ़ाई बस रेगुलरली करते रहो और मेहनत के साथ करते रहो। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।